पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज हुसैन नवाज साहब छठी दफा जेआईटी के सामने पेश हुए और बाहर निकल के उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक दो बातें की। उन्होंने कहा कि जी छठी दफा मुझे बुलाया गया और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या ढूंढना चाह रही है जेआईटी, क्या पूछना चाह रही है। बिल्कुल ये कौम भी जानना चाह रही है कि पिछले 1.25 साल से जब से पनामा पेपर्स आए हैं, इतना सादा सा मसला था, अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दे देते, मनी ट्रेल दे देते। वजीर आजम ने जब 2 खिताब किए कौम से, उस वक्त मनी ट्रेल दे देते, पार्लियामेंट में पेश कर देते। जब पार्लियामेंट की TORs कमेटी थी उस वक्त चीजें ला के पार्लियामेंट के सामने दे देते, सुप्रीम कोर्ट को बता देते। तो आज आपको यह सवाल करने की जरूरत पेश ना आती कि छठी दफा जेआईटी ने उन्हें क्यों बुलाया। साथ साथ हुसैन नवाज साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि उनके वालिद साहब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई डायरेक्ट लिंकेज ही नहीं है इन प्रॉपर्टीज के साथ, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आए। जी हाँ नाजरीन, अगर हुक्मरान जमात ने और खुसूसन हुसैन नवाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तकरीबन 540 सफ़ात का फैसला पढ़ा होता तो उन्हें आज ये बात कहने की जरूरत पेश ना आती, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और तकरीबन 5 जज साहिबान ने इस हवाले से अपने फैसले में चीज़ें दर्ज की हैं कि जब ये प्रॉपर्टीज ली गई 1992-93 में, तो उस वक्त उनके तीनों बच्चे, कुछ इंडिपेंडेंट जराए उनके नहीं थे जिससे वो कोई कमाई हासिल कर रहे हों। तो हुसैन नवाज को आज ये पूछने की जरूरत ना पेश आती। साथ साथ उन्हें बहुत सारी इसमें साजिशें भी नजर आ रही हैं। अब साजिश है क्या? साजिश नाज़रीन शुरू होती है 1992-93 में, जब ये फ्लैट्स एक्चुअली खरीदे गए, नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज बनाई गई और उस वक्त से इस खानदान ने उसमें रिहाइश भी इख्तियार की, वहां पे रहते भी रहे। हुक्मरान जमात के बहुत से सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स इस बात का इकरार करते रहे माजी में कि हाँ जी ये तो 20 साल पहले चौधरी निसार साहब के उस वक्त से वहां पे रह रहे हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब के जी मैं 1996 में वहां पे गया था। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो उस फैसले में भी मौजूद हैं। हुसैन नवाज को शायद ये पूछने की जरूरत ना पेश आती। अब कल मरियम सफदर साहिबा वहां पे जा रही हैं। मरियम सफदर साहिबा ट्विटर पे ये चीजें ट्वीट कर सकती थी। वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कतर से मंगवाती, कतरी शहजादे को, हुक्मरान खानदान को देता और मरियम सफदर साहिबा ट्वीट कर देती कि जनाब ये हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो कतरी की छतरी जिसके पीछे छुपने की सुप्रीम कोर्ट में आके कोशिश की गई। और इस कतरी की छतरी का जिक्र वजीर आजम ने ना अपने कौम से खिताब में किया, ना पार्लियामेंट की किसी तकरीर में किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इस कतरी की छतरी में बेतहाशा छेद हो गए। लेकिन अभी भी मरियम सफदर साहिबा के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कल जब वो जा रही है तो उससे पहले पहले वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वहां पे मंगवाएं और उसको ट्वीट कर दें कि जनाब ये वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिससे अल तौफीक हमने सेटल किया, ये वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, स्विफ्ट कोड है जिसके जरिए फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट हसन नवाज के लिए कतरी शहजादे ने पैसे भेजे, ये वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिसके जरिए से हमने जो नेस्कॉल नीलसन है उसके जरिए कतरी ने ये पैसे दिए और दीगर चीजें। कुंबर ग्रुप के हवाले से भी बता सकती हैं कि जब 2003 में कुंबर ग्रुप बना तो उसके डायरेक्टर्स कौन थे, क्योंकि जब पनामा पेपर्स आए तो कुंबर ग्रुप्स के जो दस्तावेजात हैं उसमें नाम 2 लिखे हुए नजर आते हैं, मरियम सफदर का और हुसैन नवाज का, और डिफरेंट बैंक से उसके एवज मिलियंस ऑफ पाउंड्स के कर्जे भी लिए गए और प्रॉपर्टीज भी उसके हवाले से अटैच हैं। और कुंबर ग्रुप के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, क्योंकि कुंबर ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन 2003 की है और हुक्मरान खानदान का सारा आर्गुमेंट है कि जी ये सारे मामला तो 2006 के बाद से शुरू हुए, जब सेटलमेंट्स वगैरह हुई और कतरी ने ये सेटल की। तो फिर सवाल आता है कि कुंबर ग्रुप का माजरा क्या है। अब कल जब मरियम सफदर साहिबा जेआईटी के सामने जाएंगी तो क्या जेआईटी भी उनसे ये सवाल करेगी? मरियम सफदर साहिबा के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस तमाम मामला को, और वो ट्विटर की काफी एक्टिव यूजर है, सोशल मीडिया उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, वहां पर ये सारी चीजें डालने जाने से पहले अगर ये नहीं होता तो कल जब जेआईटी के अंदर जा रही हूं उससे पहले एक कॉपी मीडिया के नुमाइंदे वहां खड़े होते हैं उनको दे दें। अगर ये नहीं तो वहां से जब जेआईटी से वापस आएंगी तो उस वक्त ये सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे दें ताकि कल ये मसला खत्म हो जाए। जो हुसैन नवाज साहब की भी आज ख्वाहिश थी कि जनाब 10 तारीख के बाद ये तमाशा खत्म होना चाहिए, ये आपके पास हुक्मरान खानदान के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस तमाशे को, जिसको वो तमाशा कह रहे हैं, उस जेआईटी को जो उनसे सवाल जवाब कर रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उसमें जाके ये जवाब दे दे और ये मामला खत्म कर दे। मरियम सफदर साहिबा जब कल जेआईटी के सामने पेश होने जा रही हैं तो उनके लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी मेजर्स के इकदामात लिए गए हैं। इस्लामाबाद की बहुत सी शाहराएं उस हवाले से बंद होंगी। जो वीवीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उस हवाले से वो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए। ना सिर्फ ये, इस हवाले से जो पिंडी में कारकुनान है, खासतौर पे हनीफ अब्बासी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे पिछले 2 रोज से कैंपेन हो रही है बाकायदा तौर पे कि जब मरियम सफदर साहिबा पेश होंगी तो वहां पे उनके कारकुनान ने आना है। ना सिर्फ ये, जो फीमेल कारकुनान है उनकी तादाद भी वहां पे शो करने की एक कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इतलात
ये हैं कि लाहौर से भी कुछ लोग आएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आसिफ किरमानी साहब ने पिछले 2 दिन एक बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं कहना चाहिए, एक डिमांड सामने रखी कि जनाब जब तक JIT कतर नहीं जाएगी तब तक और वहां पे कतरी शहजादे का बयान नहीं लेगी, हम इसको JIT की रिपोर्ट को कबूल नहीं करेंगे और कराची से खैबर तक फिर प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होंगे। मेरे ख्याल से आसिफ किरमानी साहब जो पेशे के एतबार से गालिबन डॉक्टर थे और उनकी खिदमात मियां मोहम्मद शरीफ साहब के लिए थी और वहाँ से उनका पॉलिटिकल राइज और कुर्बत शरीफ ख़ानदान से हुई, वो ये बात शायद भूल गए हैं कि JIT जो बारे सबूत है वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर रखा गया है। जो 13 सवालात बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने दिए थे वो इन्होंने दिए थे और डिफेंस जो भी आर्गुमेंट इस हवाले से है, जो डिफेंस का विटनेस है वो डिफेंस ने पेश करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हुक्मरान खानदान के ऊपर है। इसी कतरी की छतरी के हवाले से जो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, नाज़रीन हम आपको जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस हवाले से अपने फैसले में चीज़ें लिखी हैं वो दिखाएंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी और आज भी। और आज इसके सिलसिले का आगाज़ हम कर रहे हैं मुअज़्ज़िज़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से, जो कि इस पनामा बेंच को हेड कर रहे थे और चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज भी हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहते हैं और आने वाले चीफ जस्टिस की फहरिस्त में उनका नाम भी है। गो कि हुकूमत आजकल ये कोशिश कर रही है कि कोई ऐसी कानूनी तरामीम लाई जाए जिससे कि चीफ जस्टिस की जो एज है वो 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए ताकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की चीफ जस्टिस ना बन जाए। लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इंतहाई अहम अपने फैसले में चीजें लिखी और आज सिर्फ कतरी शहजादे के बारे में कतरी खतूत के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो ऑब्जर्वेशन जो फैसला दिया वो क्या है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कतर की जायदादों के कारोबार में सरमायाकारी और बादजा इसके तस्फिये की सारी कहानी बाद में आने वाले ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं। यहां यह दर्ज करना अहम है कि मुद्दा अलह नंबर 1 की जानिब से अपनी तीनों तकारीर और अदालत के रूबरू जमा करवाए गए तहरीरी बयान में अपने वालिद की जानिब से कतर की जायदादों के कारोबार में सरमायाकारी पर एक लफ्ज कभी नहीं कहा और ना ये कि इस सरमायाकारी के तस्फिये से हासिल होने वाले सरमाए को लंदन की जायदादों के हसूल के लिए इस्तेमाल किया गया। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए, जबकि उनके बच्चों की जानिब से जमा करवाए गए तहरीरी बयानात में इसे कतरी सरमायाकारी को सरमाए के वाहिद जरिए के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी बुनियाद पर मुद्दा अलह नंबर 7 यानी हुसैन नवाज के नाम पर यह जायदादें खरीदी। इन गैर मुतनाज़ा और मुसद्दिका इंटरव्यू से कम एक चीज तो वाज़े तौर पर साबित हुई है कि लंदन जायदादें 1990 की दिहाई के अवाइल से ही मुद्दा अलह नंबर 1 के खानदान की मलकियत में हैं। बट मेफेयर अपार्टमेंट्स के लिए अरबों रुपए की रकम कहां से आई? वो पता कब खरीदे थे उन्होंने? मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। शहर में और पार्क लेन में घर है। जी वो हसन के नाम। कितने अरसे से वहाँ पे? वो तकरीबन मेरा है हसन इस वक्त 90 की मिडल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूँ, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। हसन के टैक्स
कि जो रिकॉर्ड है उस पे है। और मैं उस वक्त भी बार बार कह चुका हूं, खास सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहां से आया रिकॉर्ड पे है। ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्कलैंड वाले जी पार्कलैंड वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। लेट 60s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई हैं। 30 साल 28 साल में उनकी पेमेंट्स की जो थी वो शेड्यूल्स थी, वो मॉर्टगेज थी प्रॉपर्टीज। मुकदमे की समाअत के दौरान एक रोज मुद्दा अलैह नंबर 1 के बच्चों के फाजिल वकील अकरम शेख, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने ड्रामाई और अदाकाराना अंदाज में अपने ब्रीफ केस में से एक लिफाफा निकाला और अदालत के सामने हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी की जानिब से, जो कि मुबैना तौर पर कतर के शाही खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं और माजी में उस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, का बयान अदालत के सामने पेश किया। यह बयान 5 नवंबर 2016 को तैयार किया गया और कतर में पाकिस्तान के सफीर की जानिब से उसी रोज इन साहब के दस्तखतों की तस्दीक की गई। इस दस्तावेज को अदालत में एक बम की तरह इस उम्मीद में गिराया गया कि इससे इन आईनी दरखास्तों के जरिए लगने वाले इल्जामात का पर्दा चाक हो जाएगा और यह वाजे हो जाएगा कि लंदन की जायदादें मुद्दा अलैह नंबर 1 के खानदान और मुद्दा अलैह नंबर 1 के साहबजादे हुसैन नवाज की मलकियत में कैसे आईं और इन जायदादों के हसूल में इस्तेमाल होने वाले सरमाए की दस्तयाबी और जायज होने से मुताल्लिक तनाज़ा दफन हो जाएगा। ताहम सितम ज़रीफी की बात यह है कि अदालत में गिराए गए इस बम से दरख्वास्त गुजारों को फायदा पहुंचा और यह मुद्दा अलैह नंबर 1 और इनके बच्चों के मौक़िफ़ के हवाले से तबाहकुन साबित हुआ। हकीकतन इस दस्तावेज के नतीजे में मुद्दा अलैह नंबर 1 और इनके बच्चों को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिल शुमार और उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। न खतरी शहजादी उनको बचा सकते हैं, न उनके खुतूत उनको बचा सकते हैं। ना बच्चों ने कतरे की बात की, ना नवाज शरीफ ने 3 तकरीरों में बात की और अब सारा कुछ ही कतरी पर डाल दिया। जज साहब ने भी कहा कि जो कतरी स्टोरी है, जो कतरी खत की कहानी है, वो तो अनबिलीवेबल है। कतर से आए मज़कूरा बाला बयान में चंद दीगर मसाइल भी कार फरमा थे। बयान के मतन से वाज़ेह है कि बयान कुनिंदा को ज़ाती तौर पर इस मामले के हवाले से अहम तरीन मामलात का ज़ाती तौर पर इल्म नहीं था और जिन बातों के बारे में उन्होंने बात की है, इनसे मुताल्लिक भी उन्होंने मामलात गोल करने की हत्ताउल मकदूर कोशिश की है। अपने बयान में उन्होंने मालियात की ट्रांजैक्शन के मुकाम और तारीख की जानिब कोई इशारा नहीं किया। उन्होंने इन ट्रांजैक्शंस के हवाले से किसी दस्तावेज पर बात की, ना ही ये बताया कि इन रकूम से हतमी तौर पर कैसे निपटा गया। ना तो कतर की जायदादों के कारोबार में अलसानी खानदान की तफासील मुहैया की, ना ही मुद्दा अलैह नंबर 1 के वालिद की जानिब से इन जायदादों में की गई सरमायाकारी का जिक्र किया गया। दो 2006 में मुबैना तौर पर किए जाने वाले माली तस्फिये का जिक्र इंतहाई अमूमी अंदाज में किया गया, जिसके बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। यहां तक के बयान में हुसैन नवाज शरीफ के जिस नुमाइंदे का जिक्र किया गया है, उसकी निशानदही भी नहीं की गई। मज़कूरा बयान में मुद्दा अलैह नंबर 1 के वालिद से मंसूब वसीयत के बारे में यह बताए बगैर कि इस बारे में वो कौन सा बाज़ाब्ता या अमूमी कानूनी जरिया था जिसके जरिए इस वसीयत को अमली जामा पहनाया गया, इंतहाई वसीउल मानी और अमूमी गुफ्तगू की गई।
जैसा कि अवाइल में जिक्र किया जा चुका था कि मुद्दा अलैह नंबर 1 के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ तो 2004 में इंतकाल कर चुके थे। अगर ऐसा था तो मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम की वसीयत के हवाले से कोई दस्तावेज इस अदालत के रूबरू पेश नहीं की गई, जिसकी बुनियाद पर 2006 में कतर में उनकी जानिब से की गई सरमायाकारी को उनके तमाम कानूनी वर्सा को एक जानिब रखते हुए उनके एक पोते के हक में तस्लीम किया जा सके, और वो भी बतौर खास उस वक्त जब वो वर्सा में शामिल नहीं। हमारी फैमिली की शाहजेब साहब डिवीज़न जो है वो बैक इन 2007 बड़ी एमिकेबली जब जद्दा में एग्जाइल में थी तब हुई, और सारे फैमिली एसेट्स जो हैं वो इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जो है 2005 में जो ना हमारे सारे जो ना एसेट्स जो हैं वो तकसीम हो गए थे। डिवीज़न जो है वो बैक इन 2007 जो है 2005 में जो ना हमारे सारे जो ना एसेट्स जो हैं वो तकसीम हो गए थे। मज़कूरा बयान के खालिक ने अपने बयान में कभी यह दावा नहीं किया कि लंदन की जायदादों की हामिल 2 ऑफशोर कंपनियां कतर के अलसानी खानदान की मलकियत थीं, बल्कि जो कुछ उन्होंने अपने बयान में जाहिर किया वो ये था कि इन कंपनियों के बेरर शेयर सर्टिफिकेट उस वक्त कतर में रखे गए। इन ऑफशोर कंपनियों के हवाले से जाहिर करने के लिए कतर की अलसानी खानदान ने मुद्दा अलैह नंबर 1 के अहले खाना को कब इन जायदादों के इस्तेमाल की इजाजत दी और कब इन जायदादों और कंपनियों की मलकियत मुद्दा अलैह नंबर 1 की साहबजादी को सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों की प्रॉपर्टीज। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मे फेयर की प्रॉपर्टीज। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज। लाएं, दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुझे समझ नहीं आई। उसका कोई प्रूफ लाएं। भाई की कंपनी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैंने ये नोट किया है कि मुद्दा अलैह नंबर 1 के बच्चों के इन कंपनियों और जायदादों के हवाले से मुसलसल बदलते मौक़िफ़ इन कंपनियों और जायदादों के रिकॉर्ड से किसी किस्म की सपोर्ट से कासिर हैं। कोई ऐसी दस्तावेज पेश नहीं की गई जिससे साबित हो सके कि हुसैन नवाज शरीफ 2006 में इन कंपनियों और जायदादों के मालिक बने। कतर से बयान जमा करवाने वाले साहब की जानिब से दूसरा खत आने तक इन बच्चों, यहां तक कि मुद्दा अलैह नंबर 1 की जानिब से उन $34 मिलियन जिनकी अदायगी के जरिए सन 2000 में इन जायदादों को अदालतों की तहवील से छुड़ाने में इस्तेमाल किया गया के ज़राए के बारे में कोई वजाहत पेश नहीं की गई। ये नहीं बताया गया कि अदालती तहवील से इन जायदादों को छुड़ाने के लिए बाज मुद्दा अलैहान और उनके अकरबा की जानिब से इतनी बड़ी रकम की अदायगी क्यों की गई, अगर उनका इन जायदादों की मलकियत से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरे कतरी खत के आने तक हमारे सामने कभी वजाहत नहीं की गई कि हसन नवाज शरीफ, जो 1999 तक तालिबे इल्म थे, उन्होंने 2001 में अचानक से इतना माल कैसे बनाना शुरू कर दिया। Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan.
You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. मुद्दा अलह नंबर 1 और उनके बच्चों के मौकिफ में मौजूद तातुल और खिला बदस्तूर कायम रहा और वाकयात की जो कड़ियां उनकी जानिब से जोड़ने की कोशिश की गई वो बदस्तूर टूट फूट का शिकार रही। मुद्दा अलह नंबर 1 ने कतर की जायदादों के कारोबार में सरमायाकारी का कभी जिक्र नहीं किया, जबकि उनके बच्चों का मुकदमा कुल्ली तौर पर कतरी सरमायाकारी पर कायम था। हमारे कारोबार की कहानी, हमारे बुजुर्गों की मेहनत, हमारे कारोबार का आगाज, हमारा पूरा खानदान, हमारे वालिद मोहतरम भी, हमारे तमाम असासों, अल्लाह के फजल से हमारा दामन, हमारी फैक्ट्री, मेरे खानदान के और हमारा कारोबार और हमारे बैंकों के खातों, मैं, मेरा खानदान और हमारे कारोबारी इदारों, हमारे असासों, हमारे कारोबार और हमें 50 करोड़ रुपए का हमारा खानदान, तो हमारे कारोबार, हमारा आबाई घर, मेरे खानदान ने, हमारे वालिद मोहतरम ने, हमारे कारोबार, हमारे खानदान ने कि मुझे विरासत में एक कामयाब तरक्की करता और फलता फूलता हुआ कारोबार में मिला। ये सब कुछ किसी जी शऊर इंसान को कायल करने के लिए काफी है कि मुद्दा अलह नंबर 1 की जानिब से पेश करदा वजाहतों में सब कुछ ठीक नहीं और इन वजाहतों को दुरुस्त या दयानतदारी करार नहीं दिया जा सकता। दुबई, जद्दा और कतर का सारा सरमाया मुद्दा अलह नंबर 1 के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ की मलकियत था, जो कि सन 2004 में वफात पा गए। अगर ऐसा था तो उनके तमाम असासे मुद्दा अलह नंबर 1 समेत उनके तमाम कानूनी वर्सा को मुंतकिल होते और अगर लंदन की जायदादें सन 2006 में इस सरमाए या असासों के जरिए खरीदे गए तो इस सरमाए में मुद्दा अलह नंबर 1 का वरासती हिस्सा भी शामिल था और उस हिस्से ने लंदन की जायदादों की खरीदारी में किरदार अदा किया। मुद्दा अलह नंबर 1 और उनके बच्चों की जानिब से यह साबित करने के लिए कि क्यों और कैसे मियां मोहम्मद शरीफ की जानिब से कतर में की गई सरमायाकारी के तस्वीर से हासिल होने वाली पूरी की पूरी जायदाद उनके पोते को मुंतकिल हुई, जो कि उनका वारिस नहीं था और मरहूम के दीगर वारसों को इस सरमाए से महरूम किया गया कि वजाहत के लिए मुकदमे के रिकॉर्ड पर कोई वसीयत पेश नहीं की गई। मरहूम मियां शरीफ की विरासत के हतमी मामलात सन 2009 में तय पाए। चुनाचा गालिब इम्कान यही है कि लंदन की मुतल्लिका जायदादें हकीकत में मुद्दा अलह नंबर 1 की जानिब से खरीदी और हासिल की गई, लेकिन इनकी मलकियत उनके एक साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ के नाम पर दिखाई गई और मुद्दा अलह नंबर 1 की जानिब से इस हवाले से मुख्तलिफ मराहिल पर पेश की गई उनकी बदलती और लूली लंगड़ी वजाहतों के बाद दयानतदार नहीं रहे। कतर के इस शख्स का पहला बयान यह जाहिर करता है कि मियां मोहम्मद शरीफ की जानिब से सरमायाकारी अलसानी खानदान के साथ की गई, ना कि हमद बिन जासिम अलसानी से, और मज़कूरा शख्स ये दावा भी नहीं करता कि वो इस मामले के तस्फिये में ज़ाती तौर पर शरीक था और ना ही वो शख्स था जिसने लंदन की जायदादों की हामिल ऑफशोर कंपनियों के बेरर शेयर सर्टिफिकेट्स ज़ाती तौर पर किसी के हवाले किए। दोनों बयानात में इस शख्स ने नहीं बताया कि कैसे मुद्दा अलह नंबर 1 के वालिद की जानिब से इसके वालिद को 12 मिलियन दरहम फराहम किए गए
और मुद्दा अलह नंबर 7 का वो नुमाइंदा कौन था जिसने दोनों ऑफशोर कंपनियों के बेयरर शेयर सर्टिफिकेट वसूल किए? तारिक शफी के 12 नवंबर 2016 के बयान हल्फी में इस हकीकत के बावजूद कि उस कतरी शख्स की जानिब से पहला बयान सामने आ चुका था, कतर का जिक्र तक मौजूद नहीं। हमारे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि 12 मिलियन दरहम कैश की सूरत में बगैर कोई रसीद या रिकॉर्ड हासिल किए एक शख्स की जानिब से दूसरे शख्स को थमा दिया गया। मुद्दा अलह नंबर 7 और 8 की जानिब से एक और मुत्तफरिक तहरीरी बयान के जरिए अदालत को बताया गया कि वक्कार अहमद नामी शख्स ने जनवरी 2006 में लंदन में मुद्दा अलह नंबर 7 को फराहम करने के लिए नासिर खमीस नामी शख्स से बेयरर शेयर सर्टिफिकेट वसूल किए। ताहम इस हवाले से कोई आज़ाद सबूत या शवाहिद अदालत के सामने पेश नहीं किए गए। कतर के अलसानी खानदान के जायदादों के कारोबार में सरमायाकारी की कहानी ने इतने रुख और पहलू बदले हैं कि उसकी साख तबाह होकर रह गई। मुद्दा अलह नंबर 1 के बच्चों की जानिब से जमा करवाए गए पहले मुत्तफरिक बयान में इस कहानी का कोई जिक्र मौजूद नहीं। इसके बाद जमा करवाए जाने वाले बयान में उन्होंने इसे वाहिद कहानी के तौर पर पेश किया, जबकि उनकी आखिरी मुत्तफरिक तहरीरी बयान CMA नंबर 432 जो कि 23 जनवरी को मुद्दा अलह नंबर 1 के साहबजादों ने कहानी को एक नया रंग दिया। पुरानी कहानी मरहूम मियां शरीफ की जानिब से कतर में अलसानी खानदान के जायदादों के कारोबार में सरमायाकारी का जिक्र था, जबकि उनके आखिरी मुत्तफरिक बयान में मुद्दा अलह नंबर 1 के साहबजादों ने एक नया किस्सा तराशा, और वो ये कि दुबई की फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले 12 मिलियन दिरहम शेख जासिम बिन जाबिर अलसानी के पास रखवाए गए, जिसने इस सरमाए को मुनसिफाना और मुसावी अंदाज में वापस लौटाने की यकीन दहानी करवाते हुए कबूल किए। इस ताज़ा तरीन कहानी के मुताबिक इस मामले में सरमायाकारी का कोई किरदार नहीं और कतर के अलसानी खानदान के एक फर्द को गालिबन एक बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए मुतल्लिका सरमाए की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया गया। दस्तयाब रिकॉर्ड को देखकर पता चलता है कि मुद्दा अलह नंबर 1 और उनके बच्चों के लिए सच्चाई और ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं। इस दास्तान का सबसे नाकाबिले यकीन पहलू जद्दा फैक्ट्री लगाने के हवाले से हम्माद बिन जासिम जाबिर अलसानी का 22 दिसंबर 2016 का वो दूसरा खत था, जिसमें उन्होंने बताया कि 2001 से 2003 के दरमियान अलसानी खानदान ने मुद्दा अलह नंबर 7 को जद्दा फैक्ट्री लगाने के लिए $50,41,000 मुंतकिल किए। रकम की ये मुंतकली 2005 के अवाखिर में मुश्तरका कारोबारी असासों की तकसीम के तहत अमल में आई, जिसकी इतला हम्माद बिन जासिम जाबिर अलसानी के नुमाइंदे नासिर खामिस ने मुद्दा अलह नंबर 7 को दी। इस कहानी में अदालत को इस बात पर यकीन करने को कहा गया है कि मुद्दा अलह नंबर 7 को 2001 से 2003 के अरसे के दौरान $50,41,000 की बहुत बड़ी रकम मुंतकिल की गई, लेकिन इसकी इत्ला उन्हें 2005 में दी गई। इसके बरक्स मुद्दा अलह नंबर 7 ने 2005 के काफी अरसे बाद दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जद्दा फैक्ट्री दोस्तों और बैंकों से कर्जा लेकर बनाई, जो मुकर्ररा मेयार से पहले ही अदा कर दिए गए। उस वक्त हमें बेशुमार प्रॉब्लम्स थी और उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो पॉजिटिव फंड्स भी थी। उसमें चंद हमारे पुराने देरीना दोस्तों ने बहुत यानी अपनी मदद की, हमें कर्ज दिए, जो कि जो है ना अपना बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सारे अदा हो गए। और फिर उसके बाद एक और बात कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सऊदी अरेबिया में इस बात की बहुत कदर की गई कि इन्होंने यहाँ पे आके जो है इंडस्ट्री
लगाई, बैंकों ने हमें लोन दिए वहाँ पे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये फैक्ट्री चल पड़ी, सऊदी बैंकों ने लोन दिया आपको? सऊदी बैंकों ने लोन दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू काफ़ी कम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ ली, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। बाय द वे मैं आपको अब तक जो है वो जो है ना तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है मॉर्गेज हैं, और वो उनके जो मॉर्गेज है वो अदा होती जा रही है। मैं जिस वक्त यहाँ से वहाँ गया, आप खाली जेब थे? मेरे पास कोई ख़ास जो है ना अपना ख़जाना नहीं था जिसमें आपकी पूरी फैमिली खाली जेब थी? यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खाली जेब थे, यानी अपना इंसान को थोड़े बहुत इस्तेमाल के लिए जो है ना अपना पैसे रखता ही है जो है ना अपने पास। हमें यह भी बताया गया कि जद्दा फैक्ट्री 2005 में 2 करोड़ 6 लाख 30 हजार रियाल में फरोख्त की गई, लेकिन रकम की तरसील का कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे पता चलता कि रकम कहां से आई और कहां गई। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। इस मुकदमे का खुलासा यह है कि मुद्दा अलह नंबर 1 के बेटों के 23 जनवरी 2017 के मुश्तरका बयान से जाहिर होता है कि उनके दादा मरहूम मोहम्मद शरीफ ने कतर के अलसानी खानदान के पास 1 करोड़ 20 लाख दिरहम रखवाए। ये रकम कतर में जायदादों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की गई और बिल आखिर 2005 में रकम की तकसीम मुकम्मल की गई। साल 2002 में लंदन की अदालत के फैसले के तहत अलसानी खानदान ने अल तौफीक कंपनी को $80 लाख अदा किए। साल 2001 से 2004 के दौरान मुद्दा अलह नंबर 7 को जद्दा में फैक्ट्री लगाने के लिए $54 लाख दिए गए। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। (2001 से 2004 के दौरान मुद्दा अलह नंबर 8 को बरतानिया में कारोबार शुरू करने के लिए $42 लाख दिए गए। बाकी मानदा $80 लाख बेयरर शेयर सर्टिफिकेट की मद में मुद्दा अलह नंबर 7 को दिए गए, जिसके जरिए 2 ऑफशोर कंपनियों और लंदन की 4 जायदादों का मालिक बना दिया गया। और इन करोड़ों डॉलर्स के हवाले से अदालत के सामने क्या सबूत पेश किया गया, यह बिल्कुल अजीब और नाकाबिले यकीन है। अदालत के सामने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को साबित करने के लिए हाथ से लिखी हुई 2 दस्तावेजात पेश की गई। कतर में रियल एस्टेट के कारोबार में मुद्दा अलह नंबर 1 के बच्चों की तरफ से पेश करदा कहानी हकीकी नहीं, और ये मज़कूरा कार्रवाई के दौरान घड़ी गई और सबूत के तौर पर 2 दस्तावेजात जमा कराई गई, जो कि इंतहाई गैर तसल्ली बख्श और नाकाबिले एतबार हैं। मुसल्लिमा तौर पर दोनों नौजवान उस वक्त कोई पैसे नहीं कमा रहे थे और उनका कोई जरिए आमदन ना था, इसलिए वो अपने अरसा तालीम के दौरान अपने वालिद के जेरे कफालत थे। सच्चाई बताने की बजाय मुद्दा अलह नंबर 1 के बच्चों ने मुतज़ाद कहानियों के पीछे छुपने को तरजीह दी, जो मालियाती मौज़ूआत से मुताल्लिक दुनिया में सिर्फ जिनों परियों की कहानियां ही समझी जाती हैं।
इसलिए मैं ये तमाम कहानियां मुस्तरद करता हूं, बशमूल सरमायाकारी, मियां शरीफ के कतर के अलसानी खानदान के साथ शराफती कारोबार, 2005 में सरमाए की तकसीम, हत्ता के मुद्दा अलह नंबर 1 के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने भी अदालत के सामने इस बात को तस्लीम किया कि लंदन की जायदादों के हसूल के हवाले से उन्हें नामुकम्मल मालूमात दी गईं। लॉर्ड रीड ने हॉटन बनाम स्मिथ के मुकदमे में करार दिया है कि कानून बाज दफा एक गधा हो सकता है लेकिन बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो सकता। इस अदालत ने राशिद एहसान वगैरह बनाम बशीर अहमद वगैरह में करार दिया कि कानून कभी एक गधा हो सकता है लेकिन जज को चाहिए वो मुमकिना तौर पर ऐसा बनने की कोशिश ना करे। इसी तरह मुसम्मात अजीज बेगम बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुकदमे में इस अदालत ने कहा कि कानून अंधा हो सकता है लेकिन जज नहीं। जेर नजर मुकदमा ना तो बेवकूफी और ना ही अंधेपन से मुतालिक है बल्कि मुद्दा अलह नंबर 1 और उनके बच्चे ये चाहते थे कि हम लंदन जायदादों के हवाले से पेश की गई वजाहतों को बेवकूफाना तरीके से कबूल कर लें, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुद्दा अलह नंबर 1 सबसे बड़े अवामी ओहदे पर फाइज थे जब उनके जरिए उनके बच्चों ने लंदन की महंगी तरीन जायदादें खरीदी, इसलिए उनका ये इखलाकी फर्ज बनता था और सियासी जिम्मेदारी थी कि वो अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें। मुद्दा अलह नंबर 1 ने अपने कौम और कौमी असम्बली से खिताब में मज़कूरा जायदादों की कोई वजाहत पेश नहीं की और सिर्फ ये कहा कि ये खानदानी ज़राए से हासिल की गई, लेकिन इस अदालत के सामने उन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूं निकलो डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। 2 जज कह रहे हैं ये झूठा है, ये बेईमान आदमी है। 2 जज सुप्रीम कोर्ट का, बाकी सारे कह रहे हैं जो भी इसने 1 साल से कहा सब कुछ झूठ है और वो मिठाई बांट रहे हैं। मेरी नजर में वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं। आज़ादाना तहकीक के लिए और इंसाफ का बोल और अलम बुलंद होने के लिए जरूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफा दे, अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे। 5 में से 2 ने ये क्लियर कहा कि अब ये नाअहल भी है और 62 और 63 की रोशनी में ये अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। बाकी 3 जजेस ने उनकी मुखालिफत तो नहीं की। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा दे। दो सीनियर जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे और इखलाकी तौर पर कोई जवाज नहीं रह गया उनके प्राइम मिनिस्टर रहने का। और ये जो लोग फजूल मिठाइयाँ बांट रहे हैं, 2 मजमून में फेल हो गए हैं, 3 में कंपार्ट आई है और बच्चा कह रहा है मैं पास हो गया हूँ। मियां नवाज शरीफ को प्रॉपर वे में इस्तीफा दे के इस पार्लियामेंट को बचाए, इस सिस्टम को बचाए, इस जमहूरियत को बचाए। शर्म नहीं आएगी
ये मनसब वजारत अज़मा का GIT में जाने जैसा है। अब अपने सबॉर्डिनेट के सामने सवालों के जवाब देने का डूब नहीं मरते। कुर्सी के बचने की खुशी ना करें, इस जिल्लत का मातम करें। आपको अदालत ने झूठा करार दिया है, चोर करार दिया है कि आप तो गए काम से, ठाकुर तू तो गयो। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.